चलिए साहब, पढ़ाई शुरू करते हैं। हैंग डालिए। सेल्फ इंडक्शन। ये एक 3 दिन का टॉपिक है जिसके अंदर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ज्यादातर सवाल सेल्फ और म्यूचुअल से लगातार पूछे जा रहे हैं। इस साल भी आया था, बहुत आसान था। जो 2023 में आया था, इंडक्टर की एनर्जी के बारे में सवाल था। सभी को पता है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हाफ Li²। इस साल इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। यकीन मानिए, चीजें बहुत आसान आती हैं पेपर में। पेपर टफ, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं बोल सकता पेपर टफ है। बस अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, बार बार उन पर प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। घर बैठ के पेपर उठा लेना, 2023 का, 20 का, 19 का, इच्छा हो जिस साल का, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेना। 90% सवाल फॉर्मूला बेस आता है। फॉर्मूला बेस, इसका मतलब बस हमें सवाल पढ़कर चमकना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये सच्चाई की बात है। बाकी कोई माहौल बनाने वाली बात नहीं कि ये पढ़ोगे, इस कॉपी में से पढ़ोगे तो आएगा, यहाँ पढ़ोगे तो आएगा, मेरे नोट्स में से आएगा। कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई भी फिजिक्स की कॉपी है, अगर उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं तो भैया नीट का पेपर उसमें से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अभी बहुत समय है, अभी भी कमर कस लेंगे और बिल्कुल तरीके से चलते रहेंगे। धीरे 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 अपने आप बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच जाएंगे। सिलेबस बहुत अच्छे स्तर पे चल रहा है। 2 बड़े टॉपिक चालू हो गए हैं, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और उसमें भी आधा रास्ता तय कर चुके हैं हम। आधा रास्ता तय कर चुके हैं। दिखने में आपको वहां काइनेमेटिक्स एनालिसिस दिख रहा है, पर काइनेमेटिक्स एनालिसिस फ्रिक्शन में सर ने इतनी बातें समझाती हैं भाई, वो पूरे मैकेनिक्स का आधार बन चुका है। अब नहीं है दिक्कत। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये 2 ही बड़े चैप्टर हैं। इसके बाद तो EMI, AC, EMW, करंट, कैपेसिटर, बहुत छोटे चैप्टर है। इसलिए 2 बड़े सेक्शन चालू हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे रोज मेहनत करिए, रोज सब विषय पढ़िए। ये गलती मत करना, मेरी फिजिक्स कमजोर है, पूरे पूरे दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, नहीं। सभी विषय रोज पढ़ने हैं। 2-3 बातों का ध्यान रखें, बाकी बढ़िया है। चलिए, आप इस पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बोर्ड पर नाम से पता चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद में ही इंडक्शन होगा, खुद में सेल्फ इंडक्शन। तो लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ coil oblique conductor which opposes, which opposes any change, any change in the current, opposes any change in the current itself। अंडरलाइन कर लीजिए, itself, ये बहुत जरूरी है। खुद की करंट है, खुद में ही चेंज हो रहा है और खुद ही इंड्यूस ईएमएफ को पैदा कर रहा है। इसलिए नाम है सेल्फ इंडक्शन। नाम ही कह रहा है सेल्फ, खुद में ही इंडक्शन हो रहा है। तो पहले कुछ फंडामेंटल समझ लीजिए, फिर चैप्टर बहुत आसान। सभी लोग बोर्ड पे देखिए, मैं किसी कॉइल की बात करता हूं, बहुत आराम से सुनिएगा। 3 लेक्चर हैं, सेल्फ म्यूचुअल पे सबसे ज्यादा प्रश्न है। सोलेनॉइड की बात करिए, करंट कैरिंग कॉइल की बात करिए, या टोरॉइड की बात करिए। बच्चे ध्यान से देखो, अगर आप सोलेनॉइड की बात करते हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको रटी हुई है, μ0N/L×I। इसकी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर μ0I/2R। टोरॉइड μ0N/2πR×I। आई मैं बड़ा ही लिख देता हूं,
सब जगह सेम रहेगा। मेरे हिसाब से तीनों याद हैं, सब काम में भी आएंगे आज। आप ध्यान से देखो, कॉइल हो, सोलेनॉइड हो, टोरॉइड हो, सबकी मैग्नेटिक फील्ड आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तसल्ली से चेक कर लो, सबकी फील्ड आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे, क्या पैदा करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड की खुद की फील्ड के कारण खुद से क्या जुड़ेगा? फ्लक्स। कैसे जुड़ेगा? जरा फील करिए। ये सोलेनॉइड, ये ऊपर बाइंडिंग, ये भाई साहब करंट फ्लो कराई। करंट फ्लो कराती, बताइए क्या पैदा हुई? मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको कहूंगा किसी भी एरिया से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, क्या बोलोगे? फाई बराबर बी ए। फाई बराबर बी ए। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल? बी के। बी किसके प्रोपोर्शनल? तो इन शॉर्ट फाई इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल हटाइए, कांस्टेंट लाइए, और यही कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। लिखना शुरू करिए, धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बहुत आसान है। एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, सेल्फ म्यूचुअल इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन टॉपिक है। ये है सोलेनॉइड, पहले वाला पढ़ा हुआ है। दूसरा है कॉइल, इसे सोलेनॉइड बोल दीजिए। दूसरा है सर्कुलर कॉइल का सेंटर। तीसरा है टोरॉइड। ये सब काम में भी आएंगे प्यारे। लिखते जाइए, मैं साथ में बोल रहा हूं ताकि एक बार और सुन लेंगे। तीनों अरेंजमेंट में आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, वो आई के प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल ठीक बात है गुरुजी, आई के प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। फ्लक्स बताओ? फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात। फ्लक्स बी के प्रोपोर्शनल है, बी आई के प्रोपोर्शनल है। तो इन शॉर्ट फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आई के। और खुद सोचिए, अगर मैं ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स भी ज्यादा हो। ये ध्यान दीजिए, ये फ्लक्स सेल्फ लिंकिंग है या किसी और से है? सेल्फ सेल्फ लिंक फ्लक्स है, ध्यान दीजिए। खुद की करंट, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड और खुद से ही जुड़ने वाला फ्लक्स है। 2 दिन बाद म्यूचुअल आ जाएगा, तो करंट फ्लो कराओगे प्राइमरी में, फ्लक्स जुड़ेगा सेकेंडरी में। तो एकदम कान खोलकर अच्छी बातें समझिए, कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। करंट भी खुद की, फील्ड भी खुद का, फ्लक्स भी खुद से ही जुड़ने वाला, इसलिए कहा जाएगा सेल्फ लिंक फ्लक्स। थोड़ा सा फटाफट लिखिए, समय पे इसलिए आते हैं 10 मिनट पहले के क्लास समय पे स्टार्ट हो सके, सब एडजस्ट हो जाएं और पूरा समय पढ़ सके अपन, 1 घंटा 25 मिनट। इसलिए ध्यान रखते हैं कि अभी समय की कीमत है। अभी 3-4 महीने और एकदम लाइन पे चल लिए तो दिसंबर तक आपको ऐसा लगेगा यार चीजें बहुत काबू में आ गई हैं। अभी पढ़ने का समय है। फरवरी मार्च अप्रैल में तो भैया पूरी दुनिया पढ़ेगी, सब पढ़ेंगे। अभी जिसने समय पर पढ़कर अभी खींच लिया मीटर ज्यादा, वो आगे जीतेगा रेस में। इसलिए अभी 2.5-3 महीने और थोड़ा सा अपने आप को बांध कर एक बार खींच लो। फरवरी मार्च अप्रैल में तो क्या वो फ्लो ही बन जाएगा कि हाँ पढ़ना है, पेपर है, तो वो अपने आप ही आप दौड़ोगे। अभी 2.5-3 महीने और एकदम लाइन पे बने रहे ना, तो मतलब मजा आ जाएगा। चलिए बढ़ू आगे। आइए पहले फॉर्मूले का स्वागत करिए। फाई बराबर, 5-6 बार बोल लीजिए, फाई बराबर, फाई फ्लक्स
फाई फ्लक्स, एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आई करंट। नेक्स्ट कर रहा हूं जल्दी। फाई बराबर एल आई, फाई है खुद से ही जुड़ने वाला फ्लक्स, इसलिए वहां लिख दिया है सेल्फ लिंक फ्लक्स। अब थोड़े से छोटे मोटे सवाल, एल की यूनिट, एल की डायमेंशन, एल की बारे में चर्चा, वो कर लेते हैं 5-7 मिनट। करूं नेक्स्ट? इसको बॉक्स में डाल लीजिए। पहला फॉर्मूला, 4-5 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन लाऊंगा एकदम से 10-12। फाई बराबर एल आई, चलिए साहब बोर्ड पे देखिए। तो फाई बराबर हो गया एल आई, तो एल का फॉर्मूला आ गया पाई बाय आई। ये पाई है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। कभी प्रश्न में फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न दे रखा होता है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे होते हैं, तो आपको पहले पाई टोटल निकालना चाहिए। वो हो जाएगा एन फाई। उसके बाद लगा दीजिए वापस से एल बराबर पाई बाय आई। यूनिट की बात करें, फ्लक्स की यूनिट वेबर, करंट की एम्पियर, तो एल की आ गई वेबर पर एम्पियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है हेनरी। हेनरी स्केलर है या वेक्टर है? फ्लक्स स्केलर, करंट स्केलर, एल भी स्केलर क्वांटिटी है। एल का नाम 5 बार भी लिख लेंगे तो कोई शर्म नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अपने ही नोट्स हैं, अपना ही सिलेक्शन है। तो एल बराबर 5/I, पर कभी कभार प्रश्न में फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न और टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे होते हैं, तो पहले मुझे क्या निकालना चाहिए? पाई टोटल। बट ऑब्वियस सी बात है, एन से गुणा कर दूंगा, फॉर्मूला वही रहेगा, एल बराबर 5/I। अब प्रश्न पैदा होता है सर ये अपोज कैसे करता है? परिभाषा तो आपने लिखा ही है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल और कंडक्टर विच अपोजेस एनी चेंज इन द करंट। तो सर ये अपोज कैसे करेगा? आप खुद सोचिए कैसे अपोज करेगा, एक बार में बात समझ में आएगी। लास्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं, सुनना। आई चेंज होगा, आई में बदलाव, फ्लक्स में बदलाव, फ्लक्स में बदलाव होते ही फैराडे आ जाएंगे। पूरे चैप्टर की आत्मा एक ही तो शब्द है, 100 बार बोलना है, फ्लक्स में चेंज। देख लो आप, आई बदलेगा, आई बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स में बदलाव आते ही फैराडे। पूरे चैप्टर में एक ही तो झंडा गाड़ना है, whenever there is a change in flux there will be induced EMF। पूरे चैप्टर का आधार यही है। एक बार क्या सवाल, लैंग्वेज, प्रश्न की साइकोलॉजी ये समझ में आनी चाहिए, केवल रट्टाबाजी में मत चलो। एक बार थीम पकड़ में आनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं किसी कॉइल में, सोलेनॉइड में करंट में बदलाव करूंगा, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दी, तो तुझे पूरी कहानी पता चले ना। 2 से 3 कर दी, फील्ड बदलेगा, फील्ड बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ। फॉर्मूला भी तुझे पता है, ई बराबर -d∅/dt। ऐसे कहानी याद होगी ना, तो क्या प्रश्न आइडेंटिफाई होता है कि अच्छा यार थीम ये है। सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले रट लोगे, मजा ही नहीं आएगा प्रश्न करने में। बोलिए बढ़े क्या आगे? देख लो बराबर, आ जाओ नीचे लिखो। इफ, इफ करूं क्या नेक्स्ट करूं? जल्दी आओ जल्दी आओ, थोड़ा तेज लिखा करो, थोड़ा लिखा थोड़ा छोड़ा ऐसे लिखा करो। हाँ, तुम पूरा पूरा चलते हो।
पढ़े? चलो लिखो, इफ देयर इज चेंज इन करंट इन द कॉइल, तो बताइए, फैराडे लॉ याद कर लीजिए, E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। पाई की जगह क्या लिख सकते हैं? एल आई। पाई की जगह एल आई, पाई की जगह एल आई लिख दीजिए। एल कांस्टेंट है बच्चे, बाहर आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाय टी। फॉर्मूला नंबर 2, ई सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कहानी बोलिए कि मेरे पास कोई कॉइल है, इसमें करंट अगर हम चेंज करेंगे, करंट के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने का ये कॉइल अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी? उल्टी दिशा में करंट फ्लो कराकर। उल्टी दिशा में करंट, क्यों सर ये क्या शब्द बोल दिया, उल्टी दिशा? लेंज लो, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो अपोजिट दिशा में, अगर फ्लक्स घटेगा तो उसी दिशा में। सारी कहानी वही है। बताइए, क्या दो बात समझ में आई क्या? E बराबर माइनस एल डी आई बाय डी टी। एक एक टर्म के साथ खेलो, अभी 10 सवाल आ जाएंगे सीधे खट। E इंड्यूस ईएमएफ, L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई बाई डी टी की यूनिट एम्पियर पर सेकेंड, डी आई एम्पियर टाइम सेकेंड, डी आई बाई डी टी की यूनिट एम्पियर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दे रखा होगा तो आपको पकड़ में आना चाहिए, अच्छा एम्पियर पर सेकेंड है, इसका मतलब वो डी आई बाय डी टी है। बोलिए, बनी क्या बात? अगली सब हेडिंग डालिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। हेडिंग, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। आराम से देखिएगा, डिराइव करके दिखा रहा हूं, फॉर्मूला ही याद करना है। एक तरफ मैं आपको करा रहा हूं सोलेनॉइड, ये खत्म होने के बाद सर्कुलर कॉइल का खुद करना है, तो अच्छे से देखना, थीम समझ में आएगी तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो सब लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ो, फिर बगैर देखे करना, तब मजा है ना? सर मुझे क्या चाहिए? मुझे निकालना है एल। फिर सोचा एल होता क्या है, फाई बटे आई। आई तो आई रहेगा, क्या निकालना पड़ेगा? फाई। फाई क्या होता है? एन बी ए कॉस थीटा। एरिया वही रहेगा, थीटा आ जाएगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा? पी। तो उल्टा चलना, स्टेप 1 सोलेनॉइड का बी लिखेंगे, फिर फ्लक्स लिखेंगे, उस फ्लक्स को आई से डिवाइड करेंगे, अपने आप क्या आ जाएगा? एल। डेरिवेशन कर रहे हैं, बाकी तो ये रटा हुआ चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटा एल इंटू ए। मुख जबानी याद चाहिए, पर एक बार करके देख लेंगे, तो बाई चांस कभी परीक्षा में भूल रहे हैं यार, स्क्वायर ऊपर है या नीचे है या एरिया पर है, 15 सेकंड में 20 सेकंड में खुद ड्राइव करके देख सकते हैं। याद करना तो प्राथमिकता है सबसे ऊपर, पर फिर भी परीक्षा में ऊपर नीचे हो जाए तो
तरीका बड़ा मायने रखता है। अब आप देखते जाइएगा, फिर खुद करना। स्टेप 1, नीचे से चलना है भाइयों, बोलो बी। सोलेनोइड का बी याद करो, म्यू नॉट एन बटे एल इंटू, बोलो स्टेप नंबर 1, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट एन बटे एल इंटू आई। स्टेप नंबर 2, नीचे से देखो, फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, एन बी ए कॉस थीटा, ये सोलेनोइड। करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराते ये क्या पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी थीटा, बोलिए फ्लक्स एन बी 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 म्यू नॉट एन बटे एल इंटू 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 कॉस जीरो। तो फ्लक्स म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल आई ए। बोलो क्वेश्चन नंबर, स्टेप नंबर 2, सबसे पहले बी, बी के बाद फाई, बच्चों क्या चाहिए, एल, एल निकाल लेते हैं, एल आ जाओ। स्टेप नंबर 3, एल बराबर पाई बाय आई, पाई रख दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल आई ए बटे आई से एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल, याद होना चाहिए। है क्या ये, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। इसका थोड़ा सा और रूप चेंज, लंबाई से गुणा भाग, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल स्क्वायर ए इंटू एल, सब कुछ वही था, एल से गुणा एल से भाग, वापिस काट मत देना, किया इसको चेंज है ना। अब बताओ, एन स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, छोटा एन, म्यू नॉट छोटा एन स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो कुछ सवालों में ये वाला फॉर्मेट भी काम आ सकता है। क्या निकाला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। ये किसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना चेंज दिखा सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगा, एल पर। अब खुद डिराइव करिए, फिर सर्कुलर कॉइल का करेंगे, खुद करिए, कहीं जूम की आवश्यकता नहीं है, देखना ही नहीं है तो जूम कायदा करना, इसलिए खुद ड्राइव करें। फिर करूंगा सर्कुलर कॉइल का। स्टेप पकड़े, स्टेप पकड़ेंगे, सब्जेक्ट ऐसा लगेगा अरे सर यार जबरदस्त तैयार करना है, एक मन में आएगी चीजें, पढ़ने में मन करेगा, एनसीईआरटी करें, क्वेश्चन लगाएं, सब बढ़िया होगा। और पॉजिटिव सोच रखें हमेशा, चैप्टर सरल कठिन अप एंड डाउन सब चलता है। मिटाऊं क्या, शॉर्ट नोट में जाएगा, ये फॉर्मूला काम का है। और लंबाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की ताकि एक नया फॉर्मेट आ जाए, ये भी प्रश्नों में काम आएगा। खुद करो, टॉपिक के अंदर पढ़ने में समझने में मजा आता है, प्रश्न जब बनते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
चलिए, जिसने ये कर लिया सर्कुलर कॉइल का सोचिए। स्टेप नंबर 1, सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, बायो सावर्ट लॉ, एन म्यू नॉट आई बाय 2r, सर्कुलर कॉइल, करंट I, रेडियस r, नंबर ऑफ टर्न्स n। स्टेप नंबर 2, फ्लक्स n b a, n b की वैल्यू n म्यू नॉट I बटे 2r, एरिया सर्कुलर कॉइल का एरिया पाई r स्क्वायर, r से r कटेगा, n स्क्वायर म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। स्टेप नंबर 3, L पाई बटे I काट दीजिए, n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r बाय 2। अब क्या ये बड़ा अटपटे हैं, इनको जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब 15 साल में मुझे नहीं लगता एक बार भी आया हो, 17-18 साल पहले आया था। ये काहे को याद करें, अब बाई चांस आ जाए परीक्षा में, मतलब 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। अत्यधिक फॉर्मूला रटना कोई अच्छी बात नहीं है, याद ही नहीं आते। ये बोल रहा हूँ याद करने के लिए, देखो ये लिखा है, क्योंकि 8 बार प्रश्न आया है इस पर, तो ये याद करना जरूरी है। और इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए तो डेरिवेशन भी सिखा रखा है। बहुत ज्यादा आप सोचो कि अपन रट्टाबाजी से काम चला लेंगे, उसमें नहीं है। योग्यता रटने में नहीं है, समझने में, अप्लाई करने में। चलिए, अब एक बढ़िया सवाल बताता हूं जो दमदार है और काफी बच्चे परेशान होते हैं। आप ध्यान से देखो, अगर आप एल का फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को देखो, एल बराबर क्या है। ये धोखा देता है कि एल डिपेंड्स ऑन फाई एंड, कायदा फॉर्मूले में दिख रहा है यार। एल किस पे डिपेंड करेगा, फाई और, फॉर्मूले में दिख रहा है एल किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई और। पर अभी मैं लिखवाऊंगा, एल फाई और आई पे डिपेंड, एल डिपेंड्स ऑन ओनली इन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किसके, कॉइल के, डायमेंशन पैरामीटर, लंबाई, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, केवल ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, लंबाई, चौड़ाई, नंबर ऑफ टर्न्स, इस पर डिपेंड करता है। फाई और आई पर डिपेंड, आपको ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक जगह तो आपने खुद ही बताया है एल बराबर पाई बाय आई। अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो डेरिवेशन समझ में आएगा है, कुछ 2-3 रिजल्ट देख लोगे तो मन खुश हो जाएगा। एम बराबर एफ बटे ए, महसूस करो, मजा आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला देखोगे तो आपको लगेगा एम डिपेंड करता है फोर्स और एक्सलेशन पर 1 मिनट ज्यादा समझोगे तो आ जाएगा, हाँ सर, बोतल का जो मास है वो तो वही रहेगा, अगर आप उस पर फोर्स बढ़ाओगे तो उसका एक्सलेशन भी, पर रेशियो तो हमेशा वही रहेगा। बोतल का मास अगर 500 ग्राम है तो वही 500 ग्राम ही रहेगा। तूने 5000 न्यूटन लगाया, 100 न्यूटन लगाया, 300 न्यूटन लगाया, उसी हिसाब से एक्सलेशन भी बढ़ेगा, बट एम तो वही रहेगा। सर एक और बताओ, एक और सीख लो, आर बराबर वी बटे आई। एक नजर में ऐसा लग रहा है, कोई छोटे बच्चे को दिखाएंगे वो कहेगा हाँ, आर डिपेंड करता है वोल्टेज और, पर कैसे, थोड़ा और सोचो।
अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है तो 10 ओम ही तो रहेगा। आप वोल्टेज ज्यादा लगाओगे, करंट भी ज्यादा, वोल्टेज 5 गुना, करंट भी 5 गुना, आर तो वही रहेगा। तो ये बात यहां बोलने में अब क्या शर्म आ रही है? दिखने में पाई और आई है, पर ये धोखा है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप करंट को 5 गुना बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी 5 गुना बढ़ेगी, फ्लक्स भी। तो एल तो फाई और आई पर डिपेंड ही नहीं कर। एक और बता देता हूं, सी बराबर क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी चार्ज और पोटेंशियल पर निर्भर, वो उसके डायमेंशन पैरामीटर पर निर्भर। चार बातें पर्याप्त है मेरे हिसाब से, जो आपको समझा पाए कि दिखने में लग रहा है एल बराबर फाई बाई आई, पर फ्लक्स और करंट पर एल डिपेंड ही, तो किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पैरामीटर, बोले तो लंबाई, चौड़ाई, एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ टर्न्स, इन पे डिपेंड करता है। मीडियम, मीडियम पे भी करता है। यहाँ म्यू नॉट है, इसके अंदर आप मटेरियल भर दो, आयरन की रॉड डाल दो, कोई मटेरियल भर दो, तो म्यू नॉट के साथ एक टर्म और आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्या बातें समझ में आ रही हैं? नोट लगा के लिख लो, छोटे सवाल बन गया ये। coefficient of self induction, coefficient of self induction does not depends on, does not depends on flux, flux phi bracket 1 and current I through the coil, flux phi and current I through the coil, इन दोनों पर निर्भर नहीं करता। तो बताइए किस पर निर्भर करेगा? लाइन चेंज करिए। it depends on, it depends on dimensional parameters, dimension parameters like radius, length, area, एरिया, लंबाई, रेडियस, वॉल्यूम, सब दिख रहे हैं फॉर्मूले में, देख लो। एंड मटेरियल, मटेरियल भी लिखना, एरिया के बाद वॉल्यूम, रेडियस, लेंथ, जो भी लिख दो आगे पीछे। एंड मटेरियल, एंड मटेरियल समझ गए क्यों? वो म्यू नॉट आ रहा है, और अगर उसके अंदर आपने कोई मीडियम भर दिया, कोई मटेरियल भर दिया, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाए। तो कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट है ना। एक बार फैक्ट्री में बन गया तो कांस्टेंट होगा ना। किसी कॉइल का, फैक्ट्री ने कॉइल बना के आपको बेच दी, तो आप कॉइल की ना तो रेडियस बदल रहे हो, ना कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बदल रहे हो। एक बार ये बन गया तो कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट है। अपने हाथ में कुछ बदलना थोड़ी ना है। कोई कॉइल, इस पंखे के अंदर जो वाइंडिंग है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स है, उसकी रेडियस भी फिक्स है, आप एल बदल ही नहीं सकते। एक बार कॉइल बन गई, बन गई, एल फिक्स है, एल को कोई नहीं बदल पाएगा जब तक उसके आकार स्वरूप के साथ छेड़खानी ना की जाए। कांस्टेंट ये बिल्कुल कांस्टेंट। क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं भाई। चलो, अब इतनी तैयारी हो गई है कि 10 सवाल की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले मैं नोट लगा के सारी बातें एक साथ इकट्ठी कर रहा हूं, फिर 10 सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा। नोट लगा लीजिए, क्या क्या पढ़ा, फिर सभी पे सवाल करेंगे। नोट लगा लें। चलो, पहला कॉन्सेप्ट बताना। पहला, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला एल बराबर पाई टोटल बटे आई। लिखते चलो, यूनिट बता दो, वेबर पर एम्पियर, बोले तो हेनरी। एल का फॉर्मूला। दूसरा, इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर माइनस एल डी आई बाय डी टी, ई बराबर माइनस एल डी आई बाय डी टी। तीसरा, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट
एन स्क्वायर बटे एल इंटू ए, या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम, या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लंबाई, सारे ही काम आएंगे, प्रश्न पर निर्भर करेगा। बड़े एन और छोटे एन में अंतर है। बड़ा एन है नंबर ऑफ टर्न्स, जबकि छोटा एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे कहा जाता है कभी कभार टर्न डेंसिटी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये एल याद होना चाहिए। फिर इसी में इफ कोई मटेरियल आपने इसके अंदर फिल कर दिया तो यही एल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। इस स्लाइड से 25 सवाल सॉल्व हो जाएंगे मॉड्यूल के, 10 मैं करके दिखा रहा हूं आपको, 15 आप घर पे कर लीजिए इस अकेली स्लाइड से। ये पूरी स्लाइड अपने पिछले आधे घंटे में समझ के हमने तैयार करी है। सर्कुलर कॉइल का नहीं लिखा, सर्कुलर कॉइल का इसने लिखा क्योंकि उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, तरीका सिखा दिया। उसको अलग से रटने के लिए फॉर्मूला नहीं बनाए, कम याद करें, जितना बेसिक है उतना याद होना चाहिए। सारे फॉर्मूले पढ़ लो, एक बार मन में बैठा लो, सबके नाम बोल लो, डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, ई, ईएमएफ, एल, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दोस्ती करो इनसे, इनसे साथ खेलो, क्वेश्चन करो, अपना बढ़िया अपनापन लगेगा। भागोगे और डराएंगे, भागना काहे का है, पढ़कर सब किया जा सकता है, सब संभव है। करें, चलो अब फटाफट क्वेश्चन लिखना, फटाफट फटाफट तेज। ये लिख लिया, म्यू आर समझ में आ गया। ये जब उसके अंदर क्या पढ़ देंगे, मटेरियल। क्वेश्चन लिखना खटाखट, और एक एक लाइन में, एक एक लाइन में सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन, अब कहीं बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसको एज अ टेस्ट लो। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखो, ऊपर फॉर्मूले दिए हैं, सही फॉर्मूला छांटो, खुद करो, कहीं बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है, एज अ टेस्ट लीजिए इसको। हर फॉर्मूले पे सवाल मिलेगा, सब पे आए हुए हैं क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी के भी करेंगे। आसान,
फॉर्मूला याद करते चलो, हर प्रश्न से मजबूत होते चलो। एल बराबर फाइव बाई आई, एल बराबर, ये फाइव टोटल है। अगर कभी 1 टन का दे दिया तो उसको नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टन से करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखें। ये ऐसे सॉल्व एग्जांपल तैयार होंगे जो आपको बाद में खटाखट रिवीजन करने में काम आएंगे। वो मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज 2 और 3 दी है करने के लिए, एक दिन और दूंगा। जिसने नहीं करी वो अटेम्प्ट करे, क्लास में डिस्कस कराऊंगा। 2 3 2 3, एक बार मैग्नेट की दी है, एक मैग्नेटिक मटेरियल की। ज्यादा सवाल नहीं है, 10 10 सवाल ही हैं, कुल मिला के 40 सवाल ही हैं। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 जिन्होंने नहीं करी हो कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। हाँ जी, कितना आंसर? वो बात समझे? फ्लक्स थ्रू ईच टर्न सब दिया हुआ है, फ्लक्स विथ ईच टर्न। तो ये फाई नहीं है, पहले टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फाई टोटल एन इंटू फाई, एन 500, और ईच टन का 4 × 10⁻², ये फाई आएगा। अब एल आएगा फाई टोटल बटे आई, फाई टोटल 500 4 × 10⁻³ बटे आई कितना है? 2, 2 दूना 4, 500 दूना 1000, और ये पावर 3 कट गई, एक आएगा भाई, 1 हेनरी, 1 हेनरी। वापस फॉर्मूला याद करते जाइए, हर सवाल फॉर्मूला मजबूत कर रहा है। एल बराबर पाई बाय आई, एल बराबर पाई बाय आई। अगला करें, रुकना नहीं है, 10 सवाल खींचें, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा आरएल सर्किट की। लास्ट बेंच भैया दिख रहा है क्या? बड़ा करना है क्या? और सही है बिल्कुल। पूरा पूरा क्वेश्चन लिखें, इतने ऑर्गेनाइज नोट्स बन जाएंगे। बाद में इनको 4 5 बार बहुत सिस्टमेटिक रिवाइज करना है।
आंसर 4 टाइम्स डबल। अब देखें कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी ऐसे 4 आएंगे, 4 और हैं ऐसे, इसलिए एक बार बढ़िया समझ लेना। ठीक है, दुगने 4 गुने वाले सवाल बड़े पूछे जाते हैं नीट में, और ये क्या गलत हो जाते हैं, और ये बहुत आसान होते हैं। बस सही अप्रोच आनी चाहिए। सबसे पहली अप्रोच, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एल, एक बार सारे एल लिख दो, होगा जो देखेंगे, एन स्क्वायर बटे एल। और दूसरा, दूसरा म्यू नॉट छोटा एन स्क्वायर इंटू एरियल एन। बोलो सही है। अब कौन सा लगाना पसंद करना है वो देखो, पहला या दूसरा। देखो क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ किस में आ रहा है, इस ये वाला लगाएंगे, ये एन कांस्टेंट। बोलो सही है क्या? नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड कीपिंग, कुछ बोला ही नहीं है क्या? बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया, मतलब ये वाला लगाना है सीधा। एरिया और लंबाई के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, तो सीधा एल किसके प्रोपोर्शनल, छोटे एन स्क्वायर के। एन को दुगना करेंगे तो एल कितना गुना, 4। एरिया और लंबाई के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो उसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और सही फॉर्मूला छाटिए। दूसरा फॉर्मूला क्यों छाटा बच्चों, समझ में आया? क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर केवल नंबर ऑफ टर्न्स होता तो पहला छांटता, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब छोटा एन। बोलो क्लियर है? आंसर कितने गुना, 4। बढ़ू अगला करूं? एक बार पढ़ देता हूं। अ सोलेनॉइड बाउंड ओवर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, if all the linear dimension, लंबाई चौड़ाई of frame are increased by a factor of 3 and the number of turns per unit length remain the same, number of turns per unit length remain the same, then calculate the self inductance increase by a factor of। आप मॉर्निंग वाले बैच में आप कभी नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग वाले बैच में मेरी क्लास आएगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस वाले बैच में आएगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्मो भी शुरू हो गई है इसलिए। ठीक है, अच्छा अभी अपने शाम की तो रोज ही आएगी मेरी तो। हाँ, इवनिंग वाले बैच में तो रोज आएगी। थर्मो कंवर सर यहाँ कुछ दिनों बाद स्टार्ट कराएंगे, वहाँ थर्मल खत्म हो जाएगा फिर यहाँ शुरू करेंगे। अभी ऑलरेडी वो 3 बैच में चल रहे हैं। हाँ जी, आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, पांचवा जरूरी नहीं आंसर सही हो। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। बहुत बढ़िया, मतलब सवाल तो बढ़िया है। अगर इतने सारे आंसर आ रहे हैं का मतलब सवाल तो ठीक है। एनीवन? थर्ड, 27, 9, 27, 63। और तेरी आर पार, होगा जो देख लेंगे।
कितना? 27। चलो अब सुनना भाई, सवाल क्या कह रहा है? सोलेनोइड को कैसे फ्रेम में बांधा गया है? रेक्टेंगुलर। जनरली हम तो देखते हैं वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। इसमें कैसा बांधा है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है। और ऑल लीनियर डायमेंशन आर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। फैक्टर ऑफ 3 मतलब लंबाई एल से 3L नहीं हुई, 4L हुई है भाई। देखो पहली गलती, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अगर ऐसा बोलता लंबाई को 4 गुना कर दिया तो 4L होता। लंबाई को 3 गुना से बढ़ा दिया, लंबाई L थी, इसको 3 गुना से बढ़ा दिया तो नई लंबाई बिकम्स 4L। ये देखिए, लैंग्वेज को पढ़िए। इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, एक होता इंक्रीज टू 4 टाइम्स तो 4 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता, पर इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। लंबाई, चौड़ाई बताइए, चौड़ाई, चौड़ाई भी 4W हो जाएगी। जरा सोचिए एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया, एरिया, एरिया कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना। लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एल का फॉर्मूला याद करिए। कौन सा वाला याद करें? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। क्यों सर, यही क्यों याद आया? दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ रिमेन सेम। नंबर ऑफ टर्न छोटा एन, तो भाइयों ये सेम, ये सेम। एल किसके प्रोपोर्शनल? एरिया इंटू लेंथ। बताइए एरिया कितने गुना हो गया? एरिया 16 गुना, लंबाई 4 गुना, तो एल कितना हो गया? 64 गुना बढ़ गया। एल 64 गुना हो गया। प्रश्न फिर पढ़िए, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, कितने फैक्टर से बढ़ गया? 63 के फैक्टर। अलग अलग प्रश्न है, ये है कितने गुना हो गया? 64 गुना। कितने फैक्टर से बढ़ गया? 64 के फैक्टर से थोड़ा बढ़ा, 63 के फैक्टर से बढ़ा ना भाई। ऑलरेडी पहले तो एल था ही, 63 के फैक्टर से बढ़ गया तो हो कितना गया? इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 63। सवाल थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, एक ऑप्शन 64 भी डालना चाहिए था, मजा तब आता। मेजर टेस्ट में डालेंगे तो इसको ऐसा बनाएंगे कि एक ऑप्शन 64 भी आए, क्योंकि 63 में तो फिर दिमाग लगा लेता है बच्चा। 64 आता है तो पहले खट 64 टिक होगा। दोनों भाषा में अंतर है। पहले हिंदी में बोलता हूं, मैं बोलूं रेजिस्टेंस 4 गुना कर दिया, 4 गुना, 4R। रेजिस्टेंस 4 गुना से बढ़ा दिया, 5R हो गया ना भाई। दोनों भाषा में अंतर है। हिंदी में पकड़ो, लंबाई 4 गुना, 4L, लंबाई को 5 गुना से बढ़ा दिया, 6L हो जाएगा, 6L। तो L हो गया 64 गुना, और उसने पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, तो बताइए बाय अ फैक्टर ऑफ 63। सही आंसर। तो तुम्हारा भी सही। हाँ, अरे सही। चलो अगला, अब सब तुक्का खेलेंगे। ये आता ही है सवाल कि लंबाई 4 गुना कर दें, दुगना कर दें। एक सवाल और करें, जब तक सही आंसर नहीं आ जाए सबके एक जैसे। और कर लीजिए दो और, पर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि सही फॉर्मूला लगाकर ये वाले क्वेश्चन हमें एकदम इनको सही करने। फॉर्मूला वही आपके सामने, कुछ अपन नया तो लगा नहीं रहे कि हर सवाल में कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा हो।
फॉर्मूला वही है, बस अपन को सही अप्रोच समझनी है। हाँ जी, कितना आंसर? आराम से सोच लो। नन ऑफ दीज भी है, किसी का आंसर एक। चार ऑप्शन नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है चारों में से ही करना हो। कौन सा? बस देख लो, सोच लो अपने आराम से। नन ऑफ दीज भी दे सकते हैं। चलिए साहब, चलिए देखें, बहुत आसान है। अब कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अगला सवाल में सबका आंसर आया तब मजा है। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज डबल्ड, कीपिंग टर्न डेंसिटी। तो भाई ऐसा फॉर्मूला याद कर, टर्न डेंसिटी वाला। कौन सा? छोटा है। पहले बच्चे सही फॉर्मूला पकड़ना सीख। तीसरा सवाल आ गया है, चौथा खुद करना है। मन में सोच लो कि चौथा खुद करेंगे। कीपिंग टर्न डेंसिटी एन कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट है? एरिया भी कांस्टेंट। अब खुद देख लो, एल किसके प्रोपोर्शनल? अब छोटे लंबाई को क्या कर रहा है वो? डबल। तो अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो मेरा एल भी डबल हो जाएगा। तो पहले कितना था? 2 हेनरी, अब कितना हो गया? 4 हेनरी। बोलो, अगला तैयार हो? अब सही होना चाहिए भाइयों, 3 प्रश्न हो गए। सही फॉर्मूला छांटना है बस, और याद हो जाएंगे फॉर्मूले धीरे धीरे अपने आप एल के। अगला, पूरी लैंग्वेज में मजा है। अगर मैं इसको सीधा लिख दूं, आर डबल कर दिया, आई डबल कर दिया, तो उसमें क्या मजा नहीं आता। क्वेश्चन एक्चुअल लैंग्वेज से पकड़ा जाता है। इसलिए आप देखें, हम लगातार पूरी पूरी लैंग्वेज लिख रहे हैं। एक होता है सीधा लिख दो, मैं आर डबल एल डबल एल बताओ। तो क्या प्रश्न पेपर में ऐसा थोड़ी ना आता है, प्रश्न तो पेपर में लिखा हुआ आता है। पढ़ाते समय हम सीधा लिख देते हैं, लंबाई डबल कर दी, करंट डबल कर दी, बताओ एल। लैंग्वेज पढ़कर सही सवाल पकड़ना वो बहुत जरूरी है। इसलिए अब पूरा फोकस लैंग्वेज पे कर रहे हैं। यार लैंग्वेज मेन है। लैंग्वेज में तो फर्स्ट है अपन, फिजिक्स में भागने का कारण यही है, लैंग्वेज।
हाँ जी, आंसर फर्स्ट सेकंड। देखो, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स, टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, टर्न्स, केवल बड़ा एन, तो बड़ा एन, तो बड़े एन वाला फॉर्मूला लगाओ। सवाल पढ़ो ना। टर्न्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, टर्न्स एन कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट, मीडियम स्पेस है ही, सीधा आंसर एल, लंबाई के इनवर्स। उसने लंबाई को बड़े एल से डिनोट किया है, इसको एल सोलेनोइड कर दो ताकि परेशानी ना हो। तो बताइए, इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू एल। भैया कठिन सवाल नहीं आता है, एकदम सही अप्रोच पकड़ में आनी चाहिए। अप्रोच पकड़ने का तो कोई ना कठिन है ना कोई सरल है, बस सही बात पकड़ में आए। वहां कह रहा था टर्न डेंसिटी, तो ये लगाया। यहां कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, तो ये लगाया। मेरे हिसाब से ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। 4 सवाल आ गए हैं, बाकी मॉड्यूल में ईएलपी में मिलेंगे। 4 से ज्यादा करा नहीं सकते, समय टॉपिक को भी आगे बढ़ाना है। आइडिया समझ में आ जाना चाहिए। बढ़े क्या आगे? चलो, थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं, अगले पे आइए। वैरायटी चेंज करते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है, इसको स्टार लगा लीजिए। 2 से 3 बार ये नीट में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट का मतलब कठिन नहीं होता, इंपॉर्टेंट मतलब होता है रिपीटेड, जो बार बार पूछा जाता है। हम स्टार उन सवालों पे लगाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, जो मास्टर के समझाने पर भी नहीं बनते, वो स्टार लगा देते हो। स्टार की परिभाषा ये है ही नहीं। स्टार की परिभाषा ये होती है जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो है स्टार। वो वाली स्लाइड खोल लो जिसमें नोट लगाया था, उस स्लाइड से ही सारे सवाल सॉल्व होंगे। अब पहला फॉर्मूला खूब कर लिया, कौन से सवाल होगा? दूसरे पर होगा। सवाल पढ़ते ही चमकना चाहिए। जब इसने करंट को चेंज कर दिया, और नोट वाला पन्ना खोलो, उसमें सारे सवाल का सॉल्यूशन है। सवाल पढ़कर ही सही सवाल, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ई बराबर याद करिए -L di/dt। रिवीजन, फॉर्मूले, यही है मेन। सिलेबस जितना समय पे खत्म कर लोगे ऑन टाइम, उतना रिवीजन में समय ज्यादा मिलेगा। कम से कम 2.5 महीना रिवीजन करना है इस बार, उससे कम बात ही नहीं बनेगी। 4-4, 5-5 बार रिवीजन चाहिए, तब है मजा। ई बराबर -L di/dt। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस विच प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट? ई कितना है? 5 वोल्ट। कहीं साइन है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? साइन हटा दीजिए। रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल पता नहीं, डी आई करंट में चेंज, चेंज हमेशा फाइनल माइनस 3 एम्पियर से क्या हो गई? 2 एम्पियर, तो फाइनल 2, इनिशियल 3, बटे टाइम 1 मिली सेकेंड, 1 × 10⁻⁻। और फील आनी चाहिए। सर हाँ, बात तो सही है, करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, फील्ड के बदलने से फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स के बदलने से फैराडे लॉ प्रकट होंगे। ये कहानी पकड़ोगे तब चैप्टर पढ़ने में समझ में आएगा। नहीं तो ठीक है, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, कॉपी बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा पीछे कहानी में लाओ, यार हो क्या रहा है, ईएमएफ आ कहां से गया?
करंट के बदलाव से फ्लक्स में बदलाव हुआ। तो कितना आ जाएगा बताइए? तो 5 इंटू 10⁻³ बोले तो 5 मिली है। बोले क्लियर है क्या? थोड़ा कठिन करें हम सवाल? चलो 6-7 सवाल हो गए, बेसिक सवाल को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। फॉर्मूले चलते जाइए, जितने फॉर्मूले याद हैं उतना टॉपिक बढ़िया है। 3 लेक्चर चलता है, 3 सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अगला 8वां सवाल। दो ही ऑप्शन बनाए मैंने, ए और डी, बाकी दो नहीं बनाए। इन दो में कंफ्यूजन होता है, 2 बार रिपीट हुआ है। आगे जीरो है, ये ग्राफ, फिर ये, इसके बाद जीरो। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सिखाया था, आपको याद हो तो ऐसा सवाल। बिल्कुल उसी का बड़ा भाई है, सेम वही। आप पन्ना पढ़ के देख लो, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की स्लोप पढ़ना सिखाया था। स्लोप जिसने पढ़ लिया उसका काम हो जाएगा। स्लोप पता चलना चाहिए। देखते बताओ, पहले टुकड़े की स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, और एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव। अगली लाइन की जीरो, और तीसरी लाइन की नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ये बोलो तो मजा आ जाएगा। और जब आई पता चल गया तो ई बनाना तो बहुत चुटकियों का खेल है। अभी सिखाते हैं। ऑप्शन जरूर बनाइए, इन दो में कंफ्यूजन होता है। बोलूं? चलो, सबसे पहले कैसे सवाल को शुरू करते हैं वो सुनिएगा। सबसे पहले ये देखें, ग्राफ किसके बीच में है? करंट वर्सेस टाइम। पूछा क्या है? ईएमएफ वर्सेस टाइम। सवाल है किसका? कॉइल का, इंड्यूस ईएमएफ का। इंड्यूस ईएमएफ आपको जम कराएगा फेराडे लॉ में। फेराडे लॉ आते ही E बराबर -L/dI/dt। ये परीक्षा में ऐसे सोचा जाता है। पहले सवाल पढ़कर ये तो पता लगाना पड़ता है ना दिमाग को कि भाई किसका सवाल है, रोटेशनल का है, फ्लूइड का है, एसएचएम का है। प्रश्न पढ़ते ही दिमाग एक्टिव हो जाता है। आपको बोलना थोड़ा पड़ता है ये ऑर्गेनिक का सवाल है, फिजिक्स का सवाल है, अपने आप चलता है धमाधम। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ आते ही वो आपको कहां ले जाएगा हाथ पकड़ के? चल ईएमआई में आ जा। ईएमआई का फॉर्मूला E बराबर -L/dI/। मामला सेट हो रहा है, ईएमएफ पूछा है और करंट का ग्राफ है। ये कौन है? di/dt कौन है? स्लोप। स्लोप 2 दिन पहले भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं, फिर मौका है, देख लो। E बराबर -L/dI/dt। ये कौन है? स्लोप। E बराबर -L, स्लोप ऑफ IT कर्व। ये निकल के आ गया साहब कॉन्सेप्ट। इसको भी शॉर्ट नोट में लिया जा सकता है। ये लिखा और उसके नीचे लिख लिया। इससे क्या होता है, रिवाइज करते हैं ना तो ये चमकता रहता है।
कि डी आई बाई डी टी कौन है, स्लोप ऑफ आई टी कर्व। अब स्लोप पढ़ना सीखिए, मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था, आज फिर लिख लो, कोई शर्म नहीं है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। ये शब्द बड़ा काम का है बच्चे, लिख लो। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। चलो आ जाओ मेरे साथ, स्लोप पढ़ो, स्लोप पढ़ो, स्लोप पढ़ना। बताइए, ओ से लेकर ए तक की स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर बताइए, ए से लेकर बी तक की जीरो। पूरा लिखो ताकि मार्च अप्रैल में कॉपी पढ़ो तो मजा आ जाए। बी से सी की स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, और सी से डी है ही नहीं, ग्राफ ही जीरो। ये देखिए, अभी फिजिक्स नहीं लगाई है, फिजिक्स लगाएंगे तो बोल कर लगाएंगे कि आप फिजिक्स लगा रहे हैं। अभी तो भाई मैथ्स लगाई है। ग्राफ की क्या पढ़ी है, स्लोप। बिल्कुल इसी तरह का सवाल आया था 3 दिन पहले, सेम सवाल। अब बताइए, अब ग्राफ बनाना है ई वर्सेस टी का। तो ई वर्सेस टी में कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप लाओ और स्लोप के आगे क्या लगाते जाओ, माइनस। स्लोप के आगे क्या लगाते जाओ, माइनस, अपने आप आएगा। क्यों आशीष सर माइनस क्यों लगाना है, फिजिक्स कह रही है, फिजिक्स कह रही है, अपन थोड़े सोच रहे हैं, फिजिक्स कह रही है। जो भी स्लोप हो उसको माइनस एल से गुणा करना है। चलो करते जाओ। स्लोप कैसी, पॉजिटिव, बाहर माइनस है, माइनस, नेगेटिव कांस्टेंट। तो सर यहां तो पॉजिटिव थी, नेगेटिव कैसे हो गई, बाहर माइनस है, फिजिक्स। फिर स्लोप जीरो, जीरो। फिर स्लोप, स्लोप नेगेटिव पर बाहर माइनस है तो पॉजिटिव। और फिर T/4, T/2, 3T/4। बोलिए, बढ़िया सवाल है, 2 बार रिपीट हुआ है, काम का क्वेश्चन है, पहले भी समझाया था। एक और दे दो सर, अब तीसरी बार मैं सही कर लूंगा, एक और कर लेते हैं लास्ट। अब समझ में आया सर, एक और आ जाए, अगला तो मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, दिक्कत मन में आता भी तो है यार, उस दिन समझाया था, आज फिर सर ने समझा दिया। एक और ऐसा मिल जाए तो आपस में लगा के एक बार ट्राई कर लेंगे कि अपन को समझ में आया कितना है। सबसे पहले क्या पढ़नी है, स्लोप। स्लोप पढ़ो, स्लोप पढ़ी, ये स्लोप पढ़ी, ये बेसिक मैथ, और ये लगाई फिजिक्स, कहकर लगाई है, ये फिजिक्स है। ई बराबर माइनस एल इंटू स्लोप, जो भी स्लोप आएगा उसके आगे क्या लगाना है, माइनस। बोलिए, एक और कर लेंगे, एक और। अगला लगाइए दिमाग। आई टी कर्व दे रखा है, ईएमएफ टी बनाना है। आई टी दे रखा है, ईएमएफ टाइम बनाना है। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड,
स्लोप पढ़ो, अपन को तुक्के में नहीं जाना भाई। सवाल के बाद सवाल करा रहे हैं ताकि आप सीख जाओ, न्यूमेरिकल करने का आपको मन करे। नहीं सर अपन से बात बन रही है, इसलिए इतना तरीके से एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। घर जाके क्वेश्चन पढ़ें, अपन तैयार करें। स्लोप पढ़ो ग्राफ की, 3 टुकड़ों में बांट लो उसको। अब सर क्या मन में एक डाउट सा आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है भाई बता। सर मैंने देखो तोड़ तो दिया इसको, ओ से ए में, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ नहीं समझ में, 2 में तोड़ूं, 1 में तोड़ूं, यहाँ फिर अलग करूं। एक लाइन नहीं बोल रहे ना, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है भाई, तो इसको 2 टुकड़ों में काहे तोड़ना, ये पूरा एक ही लाइन है ना। मन में थोड़ा सा विचार आया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, चल बेटा आगे बढ़, मत रुक। रुकना काहे गए, 2024 तक नहीं रुकना भाई। कि सर मैंने यहाँ सोचा कि इसको 2 टुकड़ों में बांटूं, मन में आता है सर विचार, आप बताओगे तभी तो सीखूंगा। क्यों बांटना है 2 टुकड़ों में, वो तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। जब वो पूरी स्ट्रेट लाइन है तो आपने बार बार बोला है कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है, तो इसको 2 टुकड़ों में बांटने की जरूरत ही नहीं। ये तीसरा टुकड़ा, हर सवाल मजबूत बनाता है और सिखाता है कि अच्छा यार ये बात और बढ़िया हो गई कि अगर ऐसी लाइन हो सीधी तो उसको अलग से 2 टुकड़ों में बांधने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, ओ ए, ओ ए की स्लोप चिल्लाइए, ओ ए की स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, ए बी की, ए बी की स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, बीसी की, सर बीसी में थोड़ा हाथ अटक रहा है, मत अटकाओ हाथ, क्या करो, इसको हल्का सा आगे बढ़ा दो, हल्का सा आगे बढ़ा दो, अपने आप पता चल जाएगा एंगल एक्यूट है तो स्लोप इसकी पॉजिटिव। इतना बढ़िया सवाल है। एक यहाँ अटके, यहाँ भी अटक रहे थे कि यार एक्यूट ऑप्ट्यूस है, तो एक तरीका और सीख लिया, कभी पता नहीं चले उस लाइन को हल्का सा आगे बढ़ा के देख लो, आगे बढ़ाते ही पता चल गया कि एंगल कैसा है, एक्यूट। अब बताइए बीसी की स्लोप पॉजिटिव और खत्म। अब फिजिक्स सही लगाइए, फिजिक्स क्या कहता है, जो भी स्लोप आएगा उसके आगे एक माइनस और आएगा, जो भी स्लोप आएगा उसके आगे एक माइनस और आएगा। बताइए, तो पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, गलत, ये तो गड़बड़ी, ये 2 बार ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट एक ही बचा। फिर भी चेक कर लो, पॉजिटिव था पर आएगा नेगेटिव, सही है, था नेगेटिव पर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर था पॉजिटिव अब नेगेटिव। वैसे बीच वाली की लंबाई थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, सही बनाएंगे ये तो ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, पर होना ऐसा चाहिए था, ये लंबाई बड़ी होगी क्योंकि उसका टाइम इंटरवल ज्यादा है ना, सही ये होगा। तो ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन छांटना होता है, और सही ये होगा। क्यों बीच में समझ में आया, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। और मार्किंग कर लें तो बहुत ही बढ़िया है, ये ओ ए है, ये ए बी है, ये बी सी है। बोलिए, बने क्या बात। मेरे हिसाब से ग्राफ वाली बात आ जानी चाहिए, 2 सवाल से मजबूत हो गया होगा कि अपने तो स्लोप पढ़ना है और स्लोप के आगे क्या लगा देना है, माइनस। सब सवाल सिखा देता है। अब देखो 9 सवाल कर लिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एकदम क्वेश्चन पे चलो, कॉन्सेप्ट सीखो, उस पर जुड़े हुए सवाल करो, हर वैरायटी का सवाल आना चाहिए। अब चेंज करते हैं प्रोफाइल।
अगला लिखिए। क्वेश्चन पूरा लिखें। मिटाऊं क्या? अब किरचॉफ है, थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं 2-3 बार बताऊंगा, आ जाएगा आपको। किरचॉफ कैसे लगाते हैं ओपन सर्किट में? ए से शुरू हुए, ए पे खड़े हैं वीए, इंडक्टर आते ही इंडक्टर का वोल्टेज -L di/dt। कुछ कहते हैं सर माइनस लगाएं, प्लस लगाएं, अपोज करें, कुछ भी नहीं। इंडक्टर का वोल्टेज हमेशा, अभी निकाला था, ईएमएफ -L di/dt, कभी गलत नहीं होगा। और di/dt को साइन के साथ रखना। फिर बताओ, रेजिस्टेंस आते ही अब सबको रटा हुआ है, माइनस का IR, कहां पहुंच गए? इसे कहते हैं ओपन सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाना। ए पे खड़े हुए, IR तो शायद इतना पुराना है, इसमें कुछ नया नहीं है। इंडक्टर का सीख लीजिए, इंडक्टर में से जब गुजरते हैं हमेशा हमेशा -L di/dt लगाइए। करंट की दिशा की बात हो रही है, करंट की दिशा। कल और सिखाऊंगा कि ये जब अपोज करता है तो एक बैटरी बनाता है, वो बैटरी कैसी बनाएगा वो भी सिखाऊंगा। पर अभी आप इस फॉर्मूले से सीधा कर सकते हैं। अब बताइए क्या क्या दे रखा है? वीए, वीए माइनस वीबी, वीबी को इधर ले जाओ, वीए माइनस वीबी उधर ले जाओ, प्लस का एल di/dt प्लस का IR। एल कितना? एल एल निकालना है, ठीक है, एल तो निकालना है भाई। वीए माइनस वीबी दे रखा है क्या? कितना? 0.5 प्लस एल di/dt 8, 8 नहीं, अच्छे से बोलो, इंक्रीजिंग, +8। ये बहुत जरूरी है, इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग होता तो माइनस। आई बताओ, आई 0.5, आर 0.2। अच्छे से सॉल्व करो। तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 8L, ये हो गया 0.10, है ना? 0.1 हो गया मतलब, तो ये 0.4, 8L, L बराबर 0.4/8, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 4, 1/20, 1/20 मतलब 0.05। अच्छा सवाल है। किरचॉफ लॉ लगाना आना चाहिए। वहां जरूर लिखना ब्रैकेट में, di/dt को हमेशा
साइन के साथ पुट किया जाए, हमेशा साइन के साथ पुट किया जाए। यहाँ लिखा हुआ है बच्चे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब प्लस। अब ऐसा सवाल करते ही मन में इच्छा होती है यार एक में मजा नहीं आया, ऐसा एक और करेंगे तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात आ रही है ना यार। माइनस एल डी बाई डी टी कैसे लिखा, माइनस आई आर कैसे आया, एक और करके देखते हैं और बढ़िया हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 0.05। होमवर्क है, घर से करना है, लिख लीजिए। कल यहीं से क्लास फिर से शुरू करूंगा, ये वाली बात फिर समझाऊंगा। 2 बार सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, तब जाके होगा। हमेशा करंट के साथ चलो। यहाँ करंट क्यू से आ रही है, तो पता है चलना भी कहाँ से चाहिए, क्यू से। क्यू से चलिए, हमेशा करंट के साथ चलिए, कभी गलत नहीं होगा। क्यू से आ रही है तो क्यू से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। कितना आंसर, हमेशा करंट की दिशा में चलो। भले ही आपसे वीपी माइनस वीक्यू पूछा है, वो देख लेंगे बाद में, और अपने चलना तो हमेशा कहाँ है, करंट की दिशा। और भाई देखो करंट डिक्रीज हो रही है, तो डी आई बाई डी टी क्या रखा जाएगा, माइनस। 22, 23 प्लस माइनस प्लस 23, -23 +33। चलो 2 ऑप्शन आ गए भाई। 37, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 4 जरूरी है बनाने, 4 इसने बनाए नहीं थे, अपन तो बनाएंगे ना नीट में।
अब इस सवाल से क्या बात समझ आ रही है कि कल मास्टर को ऐसे 2 सवाल और कराने पड़ेंगे, तब जाके बात घुसेगी। जब मामला गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब है कि 2 सवाल की और जरूरत है। प्लस 33, 33, 33 प्लस का। चलिए साहब, होमवर्क है, सोच के आइएगा इसका सही आंसर क्या है। कल से क्लास यहीं से आगे बढ़ेगी। ब्रेक शुरू हो चुका है। तेरा क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? 23 माइनस का, सही है। आंसर तो सारे सही हैं, और क्या। आ गया। -33, देख तो इसका। +33, पीछे चेक करा उसको, बता क्या किया, देख तो इसको, चेक कर। और +33, सच में है? मैं सब पढ़ा दूंगा तुझे, चिंता मत कर। पूरी 11वीं, पूरी 12वीं, 9, 10 सब। तू मना करेगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। ये अंदर जा रहा है। हाँ, अंदर क्रॉस, तो करंट अंदर गई। क्रॉस बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉक घुमाएगा, क्लॉक घुमाएगा, क्लॉक में ओ पे आएगा तो कहाँ जाएगी? टेंजेंट ऊपर। ऊपर कौन? के कैप प्लस में। आई बात समझ? तो बीच में छुट्टी पे था क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। छुट्टी पे था ना? हाँ। तुझे लगता होगा कि मास्टर इतने बच्चे पढ़ा रहे, इनको क्या ध्यान रहता होगा। बीच में गायब था ना तो। ठीक है, ये तो आसान है।